हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सो यह आप लोगों की बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है, आपने क्लास 11th में ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ा है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, जो कि क्या था, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ये चैप्टर आप लोग पहले ही पढ़ के आए हो। क्या आप लोग उस चैप्टर के जो कंटेंट्स थे उनको रिकॉल कर पा रहे हो? द चैप्टर हैज़ ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड यू टू द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो उसमें आप लोगों को नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताया गया था चैप्टर नंबर 1 में, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। और आपने क्या बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना, क्लास 11th में। ऐसे ही जो हमारी एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी भी क्या है, एक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अब इसमें बताया जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी ज्योग्राफी है वो क्या है, इंटीग्रेटिव है, एम्फेरिकल है और प्रैक्टिकल है। इंटीग्रेटिव है मतलब हम इसको इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं। एम्फेरिकल का मतलब है हम इसमें ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंसेस लगाते हैं। एंड प्रैक्टिकल का मतलब है हम लोग इस रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं इससे। आप लोग इसको याद कैसे कर सकते हो, पाई से आप लोग इसको याद कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिकल, इंटीग्रेटिव एंड एम्फेरिकल। देन इसमें ही आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी थी उसमें हम क्या पढ़ते थे, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते थे, है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते थे। बट जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप किसकी, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट की। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है आप लोगों को। नेक्स्ट, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो इसका कोर, हम लोग क्या करते हैं ज्योग्राफी में, क्या पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ये डिसिप्लिन कैसा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब इसमें सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग। अर्थ क्या है, घर है किसका, ह्यूमन बींग्स का। एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन्ड दैम, और जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। Thus, emphasis is on study of nature and human beings. You will realize that geography got subjected to dualism. कभी कभी इसको dualism का भी दर्जा दिया जाता है। And the wide ranging debates, और इसी में क्या debates चलती रहती हैं। Started whether geography as a discipline should be law making, theorizing, nomothetic बोलते हैं उसको, और descriptive, ideographic. Whether its subject matter should be organized and approach of the study should be regional or systematic. या तो हमारी रीजनल अप्रोच होनी चाहिए या सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रीजनल और सिस्टमैटिक अप्रोच क्लास 11th में, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। It is interesting to note that both physical and human phenomena are described in metaphors using symbols from the human anatomy. इसमें क्या हम ज्योग्राफी में एक और चीज़ करते हैं ताकि हम लोग रिलेट कर सकें इसको अच्छे से। हम क्या करते हैं, बहुत सारे किसका यूज़ करते हैं, मेटाफॉर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ बोलते हैं हम लोग। अर्थ का कोई फेस नहीं होता है लेकिन हम फिर भी मेटाफर यूज़ करते हैं फेस। ऐसे ही आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट of the glacier, snout मतलब nose of the glacier, neck of the isthmus and profile of the soil। ऐसी regions, villages, towns को हम लोग क्या करते हैं, organisms, है ना, organisms बोलते हैं। ऐसी जर्मन जोग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जर्मन जोग्राफर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टेट या फिर कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऐसे ही नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन।
रोड्स को और रेलवेज़ को, वाटरवेज़ को क्या बोला जाता है? आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन बोला जाता है. Can you collect such terms and expressions from your own language? The basic question now arises, can we separate nature and human when they are so intricately intertwined? अब देखो, इतने अच्छे से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन बींग्स के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है. क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम इसको अलग. ऐसी ह्यूमन जोग्राफी की डेफिनेशन हमारे बहुत सारे जियोग्राफर्स ने दी है, वो यहाँ पे दी गई हैं. उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वाला क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप लोग इस पैरा को तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा. और ये वाले क्वेश्चन बेसिकली आपके MCQs में आ सकते हैं. जैसे आप लोगों को डेफिनेशन दी जाएगी, आप लोगों को बताना है वो कौन सा जियोग्राफर है. देखो, फर्स्ट है हमारा, ह्यूमन जोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस. ह्यूमन जोग्राफी क्या है? सिंथेटिक स्टडी है. किसकी रिलेशनशिप? किसमें? ह्यूमन सोसाइटीज़ में और अर्थ सरफेस में. ये किसने दी है? रेड्सिल ने दी है. और ह्यूमन जोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. दूसरी डेफिनेशन हमारे LNC सैम्पल ने दी है, जो कि है ह्यूमन जोग्राफी क्या है? एक ऐसी स्टडी है जो चेंजिंग रिलेशनशिप पढ़ती है. किसके बारे में? मैन, जो कि अनरेस्टिंग मैन है, और अनस्टेबल अर्थ, इनके बारे में. Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relation between the living being which inhabit it. क्या इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज, जो फिजिकल लॉज हैं उनके बारे में, जो कि गवर्न कर रहे हैं अर्थ को, ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहैबिटेड. इनहैबिटेड मतलब जो वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हम इंसान. ये किसने दी है? ये पॉल विडाल दे ला ब्लाच ने दी है. नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी. ह्यूमन जोग्राफी का नेचर कैसा है उसको देखते हैं. ह्यूमन जोग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन जोग्राफी क्या स्टडी करती है? रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में? हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच में. सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट वो है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट करा गया है थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर. हम लोग इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ. ऐसे ही जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th में इन द बुक entitled फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन फिजिकल जोग्राफी. ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. जैसे लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट्स, आइटम्स ऑफ डेली यूज़ and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment. जो हमारे को फिजिकल एनवायरनमेंट ने जितनी भी रिसोर्स प्रोवाइड करे हैं उनके द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी करी हैं. उस चीज़ को हम कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन जोग्राफी में पढ़ते हैं, जो चीज़ें ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं. अब ऐसी हमारी क्या आती हैं? बहुत सारी. सबसे पहले चलो पढ़ते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, but it is extremely important with the help of what tools and technique do they produce and create. ये ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या बना रहे हैं, बल्कि ज़रूरी क्या है वो किस टेक्नोलॉजी का या किस टूल का यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए. टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. टेक्नोलॉजी क्या इंडिकेट करती है? कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws. Human beings कब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई? जब हमें नेचुरल लॉज के बारे में पता चला, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन
एंड हीट हेल्प अस डिस्कवर फायर। फ्रिक्शन की मदद से हमें पता चला कि फ्रिक्शन और हीट की मदद से हमें पता क्या हमने डिस्कवर किया, फायर डिस्कवर करी। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स इनेबल अस टू कंक्योर मैनी डिजीजेस। जो मैनी हेल्थ डिजीजेस हैं वो कैसे हम लोग सही कर पाते हैं, क्योंकि हमें डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में पता चला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एरोडायनामिक्स के बारे में हमें जब पता चला तो हमने क्या फास्टर प्लेन्स डेवलप करें। आप जैसे कि यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। नेचर की क्या हमें क्या होनी चाहिए, नेचर की अगर हमें नॉलेज होगी तो हम क्या कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी लूजेंस द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। ये लाइन आप लोगों की कभी कभी एग्जाम्स में आ जाती है। टेक्नोलॉजी लूजेंस द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, ये लाइन आप लोगों की आ जाती है पेपर में, तो आप लोगों को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में लिखना होता है। जैसे कि अर्ली स्टेजेस में क्या होता था, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर। जो ह्यूमंस थे वो नेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस थे, नेचर की बातों को सुनते थे, जैसा नेचर बोलता था वैसा ही करते थे। दे अडेप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो। क्यों होता था ऐसा, क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा कम था, लो था, इसीलिए ऐसा होता था। नेक्स्ट आता है हमारा ये दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। और हम पुराने ज़माने में न तो टेक्नोलॉजी थी और इंसान भी बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रिमिटिव थे। This type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism. इसी को क्या बोला जाता है, environmental determinism बोला जाता है, या फिर इसको नेचुरलाइजेशन भी बोलते हैं। किसका, ह्यूमंस का। नेचुरलाइजेशन ह्यूमंस इसी को बोलते हैं। At that stage of very low technological development, we can imagine the presence of a naturalized humans. ह्यूमन क्या थे, नेचुरलाइज्ड थे, मतलब नेचर की बातों को ही मानते थे, लिसन टू नेचर, और नेचर से ही डरते थे और उसकी पूजा करते थे। अगर आप चाहें आप इस स्टोरी को भी पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट कवरिंग दिस बिकॉज दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसमें आप लोगों को डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रखी है हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स की टू इकोनॉमिकल प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर। और इसी में आप लोगों को बताया गया है कि क्या, यू विल रियलाइज दैट इन ऑल सच केसेस नेचर इज़ अ पावरफुल फोर्स वर्शिप्ड, रिवर्ड एंड कंजर्व्ड। तो इसमें आप लोगों को बस ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही को बोला जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। और उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, वो इन्फ्लुएंस थे नेचर से। ये आपको याद रखना है। ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज डिपेंड थे हमारे किस पे, रिसोर्सेज पर। द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटीज बिकम्स मदर नेचर। और उसको हम क्या बोला जाता था, नेचर को मदर नेचर भी बोला करते थे, मदर नेचर। द पीपल बिगिन to understand their environment and the forces of nature. With the passage of time, with social and cultural development, human develop better and more efficient technology. They move from a state of necessity to state of freedom. अब धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, और जो ह्यूमंस थे वो, एक तो हमारा पहले क्या होता था, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और इंसानों ने क्या करा, नई नई चीज़ें डेवलप करने लग गए, है ना। डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। तो वो क्या, नेसेसिटी की स्टेज से बढ़कर वो कहाँ बढ़ गए, वो चले गए फ्रीडम की स्टेज में। उन्होंने क्या करी, दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप।
ह्यूमंस ने क्या करा, एक कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर दिया। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर। और ये वाली लाइन भी आपकी आ जाती है पेपर में। इसमें आप लोगों को पॉसिबिलिज्म को डिफाइन करना होगा, अभी बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, इस स्टेज को बोला जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हम लोगों ने क्या जैसे कि हाईलैंड, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल, फील्ड और चार्ट्स एंड पास्चर्स इन प्लेन्स एंड रोलिंग हिल्स, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface, satellite in the space. The earliest scholar termed this as possibilism. ये सब हमने डेवलप करा और इस स्टेज को बोला जाता है possibilism. Nature provide opportunities and human beings make use of these and slowly nature gets humanized. और इससे क्या हुआ, जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज दी, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करा और उसी से और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करते गए। तो इस स्टेज को बोला जाता है ह्यूमनाइज्ड नेचर, मतलब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और या फिर इसको पॉसिबिलिज्म भी बोलते हैं। ऐसे आपको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इसमें भी दिया गया है। Can you imagine what has made such a lifestyle possible? It is technology that has allowed the people of Trondheim and others to overcome the constraints imposed by nature. Do you know about some other such instances? अगर आप चाहें तो उसको पढ़ के आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे एक जियोग्राफर के बारे में, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक जियोग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर नाम के। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था जिसको हम मिडल पाथ बोलते हैं या फिर मध्यम मार्ग बोलते हैं। इसका मतलब है हम लोग ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो कि ना तो फुली क्या हो, ह्यूमनाइजेशन हो, और ना कि फुली हो नेचुरलाइजेशन। क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता, जैसे कि उसको हमने टर्म कर दिया नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। Those of you who live in cities and those who have visited a city might have seen that traffic is regulated by lights on the crossroads. आपने देखा होगा जब हम रोड पर चलते हैं या फिर रोड पर कहीं जाते हैं तो जो ट्रैफिक होता है वो किससे रेगुलेट होता है, मतलब चलता है ट्रैफिक लाइट की मदद से। तो ऐसी रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, एम्बर लाइट का मतलब होता है गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है गेट, ग्रीन लाइट टू गेट सेट, एंड ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो। एम्बर देखो, सबसे पहले हमें रुकना होता है, फिर उसके बाद रेडी होना होता है और फिर चलना होता है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की, ना तो पूरी की पूरी क्या है कंडीशन है पॉसिबिलिज्म की। हम एक बीच का रास्ता चुन सकते हैं, मतलब जब हमारा नेचर हमें बोले कि हाँ अब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो तब हम इस्तेमाल करें, और जब हमारी क्या हो नीड नहीं हो तो हम इस्तेमाल ना करें। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी नहीं करना है कि हम सिर्फ यूज़ करते जा रहे हैं नेचर को, है ना। तो इस रास्ते को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। That possibility, it means that possibilities can be created within the limits which do not damage the environment. इससे क्या होगा, हमारा environment damage नहीं होगा, और जो possibilities हैं वो limit के साथ create होंगी। जैसे कि free run which the developed economies attempted to take has already resulted in their greenhouse effect. जैसे कि जो free run लेना मतलब अपनी अपनी चलाना, है ना, आगे आगे भागना। तो जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड कंट्रीज़ कह सकते हो, उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा क्या करा है, यूज़ करा है हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को। उससे क्या हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया है। रिसेंडिंग ग्लेशियर एंड डिग्रेडिंग लैंड्स, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है ना, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ है, ग्लेशियर्स पिघलने लग गए हैं, डिग्रेडिंग लैंड्स मतलब सूखी ज़मीनें। The new determinism conceptually attempts to bring a balance. तो न्यू डिटर्मिनिज्म क्या करता है, पॉसिबिलिज्म और किसके बीच में, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है।
अब ये यहाँ पे आप लोगों को 3 क्या दे रखी हैं, अप्रोचेस दे रखी हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है ये। स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन जोग्राफी वॉज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग। ये क्या विश्वास करते हैं, सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। दीज इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करते हैं। जियोग्राफर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अ पेपर एज ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम। ऐसे पीजी में अगर आप लोग जाएंगे तो आप पीजी में क्या ले सकते हैं, कौन सा, जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं आप पीजी में। ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ये किसने वो करा था एम्प्लॉयड, मार्क्स एंड थ्योरम ने, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा आई थी ना, टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। बेसिक कॉज क्या है पॉवर्टी का, इसमें वो बताया जाता है और सोशल इनइक्वालिटी की बात करी जाती है। और कंटेम्पररी का मतलब होता है आज की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करी जाती है, जो कि रिलेटेड टू डेवलपमेंट और कैपिटलिज्म है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ये करता है, ज़्यादातर इसका इम्फेसिस किस पे रहता है, लिव्ड एक्सपीरियंस पर, एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथेनिसिटी, रेस और रिलीजन। इस पे फोकस करते हैं ये बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो ये तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट आती है हमारी फील्ड और सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। Human geography, as you have seen, attempts to explain the relationship between all elements of human life and the space they occur over. Thus, human geography assumes a highly interdisciplinary nature. It develops close interface with other sister disciplines in social science. इसका क्या है, हमारा और भी सब्जेक्ट से क्या है, रिलेशन है। किस तरीके से है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जैसे अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये आप लोग पढ़ सकते हो। इसका ब्रॉड फीचर अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, बट आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसे ही लेटर में हमारा क्या आता है, रीजनल एनालिसिस। 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड में एरियल डिफ्रेंशिएशन। लेट 1950s टू 1960s में स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। 1970s में एमरजेंसी ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो अभी हमने पढ़े। और 1990s में हमारे पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1990s में आता है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट आती है हमारी फील्ड और सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसी के यहाँ पे इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस पे दिया है। जैसे सोशल ज्योग्राफी किससे डील करता है, इसकी सोशल ज्योग्राफी क्या है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी की ही फील्ड है। इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सब फील्ड्स हैं। बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। इसी को आप लोग कैसे इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन में, देखो साइकोलॉजी, वेलफेयर इकोनॉमी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, हिस्ट्री, एपिडेमोलॉजी, है ना, ये सारे। ऐसी अर्बन ज्योग्राफी की किससे रिलेट है, अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग से। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल और मिलिट्री ज्योग्राफी, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री साइंस, है ना। ये सारे आप लोग चाहें तो इनको याद कर सकते हैं। सब फील्ड्स तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए कि कौन सी किसकी सब फील्ड है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की कौन सी सब फील्ड है, जैसे ऐसी पॉपुलेशन हमारा डेमोग्राफी, ये याद होना चाहिए। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन और रूरल प्लानिंग। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमारा क्या है, जैसे ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, मार्केटिंग, टूरिज़्म और इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है। जैसे अब इसके सिस्टर डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, इसको याद कर सकते हो। सो विद दैट हमने पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर दिया है। बड़ी जल्दी से हम लोगों ने इसको पढ़ा है, फुल एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन करी है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।